अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू आवर चैनल रूमेब्स एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस एंड लिमिट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है कि बेसिकली फंक्शंस एंड लिमिट होता क्या है। तो फंक्शन बेसिकली मैथ्स की एक ब्रांच है। कैलकुलस एक ब्रांच है मैथ्स की। उसके अंदर हम फंक्शंस एंड लिमिट को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था G.W. लेबनीज़। इन्होंने सबसे पहले इस फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया था इन 1673। ठीक है, 1673 में इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली फ़ंक्शन होता क्या है, फ़ंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो अ फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन। अ फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, या ये कह सकते हैं कि दो सेट्स के दरमियान, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट, किस तरीके से, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी। अच्छा जी, आइए अब इसको समझते हैं। बेसिकली सबसे पहले फंक्शन एक बाइनरी रिलेशन है। इस बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब है? बाइनरी रिलेशन का मतलब है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं। जब तक हम बाइनरी रिलेशन नहीं समझेंगे तब तक हमें सेट फंक्शन नहीं समझ में आएगा। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए क्रॉस बी, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, इज़ कॉल्ड रिलेशन। सिंपली रिलेशन कहते हैं, और अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखा जाए तो बाइनरी रिलेशन। ठीक है जी, अब इसको ज़रा एलोब्रेट करते हैं कि बेसिकली इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास दो सेट हैं। एक सेट है ए जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो है 1 2 1 3, ठीक है, और दूसरा सेट है मेरे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 6 और 7। तो अब अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में आपको पता है ये 1 6 हो जाएगा, ये इसके एलिमेंट तमाम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 7, उसके बाद 2 6 2 7, उसके बाद 3 6 एंड 3 7। ठीक है, ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस दोनों सेट का, आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है बाइनरी रिलेशन की? मैंने डेफिनेशन लिखी है कि एनी सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी, मतलब इस पूरे सेट का जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब ये पूरा ना एक एलिमेंट सपोज होगा, ये एक 2 3 4 5 6, ये मेरे पास टोटल 6 एलिमेंट हैं। इन 6 एलिमेंट्स का कोई भी अगर मैं सबसेट ले लेता हूँ, वो कहलाएगा बाइनरी रिलेशन। फॉर एग्जांपल मैं रिलेशन 1 लेता हूँ। रिलेशन 1 मैं एक दो एग्जांपल बना देता हूँ। रिलेशन 1 मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि रिलेशन 1 जो है आपका वो है फॉर एग्जांपल R1, और वो मैं ले लेता हूँ 1 6, ठीक है, उसके बाद 1 7, ठीक है, उसके बाद 2 6 और 3 7। फॉर एग्जांपल मैंने ये सबसेट ले लिए इसके, तो ये एक रिलेशन है। दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन ऑफ दी सेट। ठीक है, अगर मैं रिलेशन 2 लेता हूँ, हम कुछ भी बना सकते हैं इसमें से। रिलेशन 2,
तो अगर मैं एक और रिलेशन लेता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ R2, और इसमें मैं ले लेता हूँ 16, 27 और 36। ठीक है, ये मैंने दो रिलेशन ले लिए। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैंने सबसेट लिया। इसके बहुत सारे सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो दे ऑल आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। ठीक है, अब ये बाइनरी रिलेशन तो आपको समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अब आपको फंक्शन की एग्जांपल देके फंक्शन समझा सकूं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब फंक्शन को समझने के लिए हमारे पास दो बातें हैं। ठीक है, पहली बात क्या कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एलिमेंट सेट ए का, हर एलिमेंट सेट ए का हैज़ अ यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी। इस यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी को अगर मैं आसान अल्फाज में लिखूं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि देयर इज़ नो repetition in the first element of ordered pair of a function। क्या मतलब हुआ इसका? पहली बात तो ये है कि हर एलिमेंट सेट ए का इस्तेमाल होगा अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी, यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी को हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज़ नो रेपिटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ये जो पेयर लिखा हुआ है ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है, ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है। तो देयर इज़ नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का, ये फर्स्ट एलिमेंट जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसकी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो। ठीक है, अगर हम इसके लिहाज से देखें तो देखें R1 16 17 26 37। तो पहली अगर कंडीशन देखें हम तो ये कह रहे हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हर एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है। तो सेट ए था 1 2 3, इसका एलिमेंट 1, ये 2 और ये 3। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ये वाली कि पहला एलिमेंट, हर एलिमेंट सेट ए का इस्तेमाल हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? कह रहे हैं यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी। यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी का मतलब क्या है कि रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए फर्स्ट एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर के। अब यहाँ देखें ये 1 है, यहाँ पर दोबारा 1 आ गया, यहाँ पर दोबारा 1 आ गया। इसका मतलब कि ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो R1 इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, डायग्रामेटिकली हम देखें इसको तो डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये वाला रिलेशन को, R1 को, कि 1 6 है, ये 1 7 के साथ भी पेयर अप कर रहा है। ठीक है, 2 6 है और 3 7 है। तो ये यूनिक वैल्यू नहीं है। देखो 1 6 के साथ कर रहा है, 1 7 के साथ कर रहा है, फिर 2 6 के साथ कर रहा है, 3 7 के साथ कर रहा है। यूनिक वैल्यू का मतलब है अगर ये 1 6 के साथ 1 7 के साथ नहीं करता, इसका मतलब ये यूनिक वैल्यू होती। ठीक है, कि हर एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्डर सेट का हर एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और इसकी एक यूनिक वैल्यू है। एज़ कम्पेयर टू रिलेशन 2 अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट ए का हर एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? यूनिक वैल्यू ऑफ सेट बी, मतलब रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कोई रिपीटिशन नहीं हो रही, इसका मतलब ये एक यूनिक वैल्यू है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि R2 इज़ अ रिलेशन। अब देखो इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूँ तो 1 6 2 7 एंड 3 6, तो ये एक यूनिक वैल्यू शो कर रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड आ फंक्शन। तो ये हमारे पास एक फंक्शन हुआ R2। ठीक है, और ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है जी, तो समझ के आया हमें कि बेसिकली फंक्शन जो है वो एक
इनपुट आउटपुट प्रोसेस है। फंक्शन इज़ अ जनरलाइज इनपुट आउटपुट प्रोसेस। जैसे मिसाल के तौर पे एप्पल्स है, हमारे पास एप्पल्स है, ठीक है। एप्पल को मैंने मशीन में डाला और इसने हमें जूस दे दिया, इसका एप्पल जूस। तो बेसिकली क्या किया मैंने, एप्पल मेरे पास इनपुट था, जूस मेरे पास आउटपुट था, और ये जो मशीन है ये हमारे पास प्रोसेसर है, मतलब ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो मिसाल के तौर पे ये x है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको फंक्शन करूँगा, मतलब मशीन में डालूँगा फंक्शन ऑफ x, तो ये मेरे पास रिज़ल्ट क्या देगा, y। तो बेसिकली f ऑफ x जो है हम y भी कह सकते हैं, क्योंकि यही इससे फंक्शन हो के तभी तो y आएगा हमारे पास आंसर। तो यूजुअली हम ये चीज़ फॉलो करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस के अंदर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एक दो चीज़ें और हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं आपको समझा दूं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। अक्सर सुना होगा आपने, मैट्रिक की मैथ्स में भी था ये, डोमेन और रेंज क्या होती है। तो हेडिंग लगा लेते हैं, डोमेन एंड रेंज। सिंपली अगर देखा जाए तो डोमेन हमारे पास होती है ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, ठीक है। और रेंज क्या होती है हमारे पास, ऑल द पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, ऑल द पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। एक चीज़ और, जो हमारे पास डोमेन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, डोमेन हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है, जबकि जो रेंज होती है वो डिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ कौन सी होनी चाहिए, जिसमें जो फंक्शन होगा वो डिफ़ाइन हो, जिसमें फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू, जो कि इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद कुछ भी ले सकता हूँ मैं, तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरे पास f ऑफ 1, मेरे पास आंसर आएगा 1, ठीक है। तो 1 इज़ डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ x जो है ये, मतलब 1 जो है हमारे पास क्या है, इसकी डोमेन है, इस फंक्शन की डोमेन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को 0 ले लेता हूँ, अगर मैं इसको 0 कंसीडर कर लेता हूँ x को, तो ये हो जाएगा 1/0 एंड f ऑफ 0 इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी जो है वो एक अनडिफाइंड टर्म है, क्या है, एक अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है। तो जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जो डोमेन होनी चाहिए, इट शुड बी डिफाइंड, कि हमारे पास जो आंसर आए वो डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो, ठीक है। एक डायग्रामेटिकली मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उससे ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक सेट है A और एक मेरे पास सेट है सेट B, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3 एंड 4 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये सेट A है मेरे पास और ये सेट B है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे फंक्शन देना है, बेसिकली इस सेट A को फंक्शन देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ x², मैं क्या दे रहा हूँ, x²। तो लेट सपोज कि ये सारे एलिमेंट जो हैं वो x हैं, क्या है, x हैं। तो f ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास, x² हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, 1 का आंसर क्या आएगा हमारे पास, इस फंक्शन से रिलेटेड 1 ही आएगा। 2 का आंसर क्या आएगा, 2,
सॉरी 2 का आंसर आएगा 4, 2 का आंसर आएगा 4, 3 का आंसर 9, 4 का 16। तो देखो क्या हो रहा है हमारे पास कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर लिखे, जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो कहलाती है रेंज। तो अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज लिखूं, अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज लिखूं, तो डोमेन और रेंज इसकी क्या होगी, डोमेन आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, और रेंज जो होगी हमारे पास 1 4 9 16, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन ही है ये क्या है, फंक्शन ही है जो कि डिपेंड करता है डोमेन और रेंज पे। मैंने बताया था कि फंक्शन इज़ अ जनरलाइज इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस in which input are called domain and output are called range, ठीक है, समझ आ गई। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ऑन टू फंक्शन, ठीक है, 1 to 1 फंक्शन, और इसके अलावा 1 and on to फंक्शन, 1 and on to फंक्शन। तो ये बेसिकली फ़ंक्शन की 3 जो हैं वो टाइप्स हैं, जिनको हमें अभी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बेसिकली जो लेना देना है वो एक्सरसाइजेस से है, तो इतना डिटेल में नहीं जाते, इतना कॉन्सेप्ट ठीक है। और इसके अलावा आपने और भी सुना होगा कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं उस इक्वेशन के ऊपर के क्या लिखी हुई है। तो और भी हो सकते हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, इसके अलावा क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एट्सेट्रा। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, क्यूबिक फंक्शन, वो डिपेंड करते हैं उस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं और डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइजेज लेकर आएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन इस कोर्स के हवाले से मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।